हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारे अकाउंट्स सब्जेक्ट के बारे में। तो वीडियो बहुत दिनों बाद आ रही क्योंकि मेरे एग्जाम्स चालू थे, ऊपर से मुझे एडिटिंग वगैरह खुद ही करनी है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो अब आज बिना देरी के हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। मैं आज बहुत चीज़ें बताने वाला हूँ इस चैप्टर के बारे में, और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो इसको भी एक बार देख लेना। इसमें मैंने कॉमन क्वेश्चन बताए हुए हैं। इस एपिसोड में हम क्या क्या करेंगे, हम सिलेबस, पेपर पैटर्न, मेरा ओपिनियन पेपर पैटर्न में, चैप्टर का ओवरव्यू, इसको चैप्टर को स्टार्ट कैसे करना चाहिए और चैप्टर इन डेप्थ बताने वाला हूँ, और चैप्टर के कुछ कॉमन क्वेश्चंस बताऊंगा, और इसके साथ साथ मैं टाइम मैनेजमेंट पेपर में कैसे करना है ये भी बता दूंगा। तो सिलेबस देख सकते हो, जैसे कि ये आपके सामने टोटल 10 चैप्टर्स, जिसमें से लास्ट चैप्टर तुम्हारा थियोरी है और बाकी सारे प्रैक्टिकल चैप्टर्स है। प्लस इन सभी से ऑब्जेक्टिव्स आएंगे और सारे चैप्टर कंपलसरी आते हैं, और इनमें से चॉइसेस रहती है, वो सब अपन अभी पेपर पैटर्न में देख लेते हैं। सो पेपर पैटर्न में जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है, ये होता है ऑब्जेक्टिव्स 20 मार्क्स के लिए, और ये कंपलसरी क्वेश्चन होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, इसमें से तुम्हें दो दो क्वेश्चन दिए रहेंगे, कोई एक करना रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 और 5 जैसे देख सकते हो कि मैंने 3 बॉक्सेस में दिखाए, तो ये चांसेस होते हैं कि इनमें ये इस तरीके से आ सकते हैं। जैसे एडमिशन के साथ रिटायरमेंट का क्वेश्चन आ सकता है, या एडमिशन के साथ डिसोल्यूशन का क्वेश्चन आ सकता है, या एडमिशन के साथ बिल्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये ऑप्शन है कि कौन से आ सकते हैं। ठीक है, तो जो ग्रीन लाइट दिख रही होगी, ग्रीन टेक्स्ट दिख रहा होगा तुम्हें, इसमें ये वाला अटेम्प्ट करना ज़्यादा बेटर रहता है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये ईजी होते हैं। रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, बिल्स, ये ईजी होते हैं। ईजी तो पूरा ही सिलेबस है तुम्हारा, अगर सही तरीके से करें और प्रैक्टिस करते रहे तो ये ग्रीन टेक्स्ट एक बार देख लेना। ये मेरा ओपिनियन है, मैं कैसे करता हूँ। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आता है एनपी और फाइनल अकाउंट्स, विच इज अगेन अ कंपलसरी क्वेश्चन फॉर 12 मार्क्स। क्वेश्चन 2 और 3 10 मार्क्स के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 8 मार्क्स के लिए होते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 के बारे में बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 में तुमको आता है फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, इसमें या तो तुमको ट्रेडिंग नहीं बोलते कभी कभी, क्योंकि 2 बार उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूछा था, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं पूछा था। तो देख लो एक बार, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। कभी कभी पार्टनर कैपिटल की जगह पार्टनर करंट पूछ लेता है, दोनों का में होता वही चीज़ है। फिक्स मेथड अगर रहा तो करंट अकाउंट पूछेगा, फ्लक्चुएटिंग मेथड रहा तो कैपिटल अकाउंट पूछेगा। यानी तुम्हारी बैलेंस शीट में दोनों अकाउंट दे देंगे, फिक्स अकाउंट, फिक्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट भी दे देगा। अब इसके बाद चैप्टर नंबर 1 में जो ट्रेडिंग होता है, ये नॉमिनल के रूल से चलता है। डेबिट क्रेडिट, यानी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स। जैसे मैंने कहा था कि चैप्टर नंबर 1 है ना, अगर तुम्हारा 11th का क्लियर है बेसिक्स, तो थोड़ा सा ज़्यादा ईजी लगेगा तुम्हें, नहीं तो थोड़ा सा हार्ड लगेगा। अब मैंने यहाँ पे कुछ नई एंट्रीज दी है जो तुम्हारे 11th में नहीं थी। सोल प्रोप्राइटर का जो चैप्टर रहता है फाइनल अकाउंट्स का, उसमें नहीं थी, मैं इधर में वो चीज़ दे रहा हूँ। जैसे ऑल इनवर्ट्स, फ्रेट, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी मतलब टोल का टैक्स या फ्रेट चार्जेस भी बोल सकते हो एक अलग वे में। इंपोर्ट ड्यूटी यानी एयरवेज, कस्टम ड्यूटी, डॉक चार्जेस, वाटरवेज, ठीक है, हम इसको वाटरवेज बोलते हैं, वर्क मैनेज सैलरी, ये सारे डी मतलब डेबिट। ठीक है, सी माने क्रेडिट। तो ये सारी जो है, ये सारी नई एंट्रीज है जो तुम देख सकते हो यहाँ पे। अगर तुमने 11th में किया अच्छे से, तो यहाँ पे ये सारी नई एंट्रीज तुमको देखने को मिलेगी। अगर नहीं किया तो ये देख लेना, वो थोड़ा सा बेसिक्स देख लो, क्योंकि अकाउंट्स में बेसिक्स लगेंगे ही तुम्हें। इसके बाद पीएनएल अकाउंट आता है। पीएनएल अकाउंट नॉमिनल रूल से ही चलता है। इसमें कई एंट्रीज आती है, जैसे ऑल आउटवर्ड्स, यानी सारे जो आउटवर्ड्स होते हैं वो डेबिट हो जाते हैं। ट्रेडिंग में जैसे सारे इनवर्ड्स होते हैं, यानी अगर तुम्हारे लिए लिखा है कैरेज इनवर्ड तो ट्रेडिंग आया, लेकिन अगर वही कैरेज आउटवर्ड लिखा है तो पीएनएल में डाल देना। इसके साथ साथ अगर कोई और भी आउटवर्ड आता है तो भी वो पीएनएल में ही जाएगा। इसके साथ अलग अलग एंट्रीज यहाँ पे देख सकते हो। एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंश्योरेंस या ऑफिस इंश्योरेंस पूछ सकता है, और लीगल चार्जेस, लॉयर के चार्जेस, वेयर हाउस रेंट, पैकिंग चार्जेस। ठीक है, इसके बाद कुछ और अदर कंसेप्ट बताता हूँ इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट है। जैसे हम किसी को एडवांस देते हैं ना, एडवांस देते हैं, किसी से एडवांस लेते नहीं, ना ही हम किसी से लोन ले रहे हैं, हम किसी को लोन दे रहे हैं। एडवांस गिवन यानी लोन देना, तो ये हमारे लिए एसेट है, क्योंकि कल को ये चीज़ हमें वापस मिलने वाली है। इसके बाद जैसे पेज नंबर 26 जाओगे अपने बुक का, उसमें एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, वर्किंग नोट नंबर 1। इसको एक बार देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो तुम्हारा जो पेपर होता है ना, उसमें 4 एडजस्टमेंट बहुत ईजी दे देता है, एक एडजस्टमेंट थोड़ी सी मुश्किल कर देता है, और एक हिडन एडजस्टमेंट दे देता है। तो इसीलिए ये सारी एडजस्टमेंट्स जो हार्ड है, ये वाली मैंने मार्क करके यहाँ पे लाया है। इसके बाद फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ये असेट होती है। ठीक है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी मतलब हमने एक प्रॉपर्टी खरीद के रखी है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो बस ऐसे ही रखी हुई है, उसको हम बोलते हैं फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिडन एडजस्टमेंट देखोगे तुम, पेज नंबर 30 में इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आएगी, सेम वही पेज में तुमको देखने को मिलेगी। हिडन एडजस्टमेंट्स जो होती है, ये थोड़ा सा ध्यान से करना, बहुत से क्वेश्चन में दी हुई है। ओके, फिर पेज नंबर 30 में इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट नंबर 6, पेज नंबर 32 में इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट नंबर 5, और यहाँ पे आप लोग बची हुई रीड कर सकते हो। इसके बाद जैसे यहाँ पे तुम देख रहे हो अनपेड वेजेस, ट्रायल बैलेंस में अगर दी है, अगर ट्रायल बैलेंस में दी है तो सीधा लाइबिलिटी में डालो, उसकी कोई इफेक्ट नहीं होती है। ये कुछ कंसेप्ट है जो हम यूजुअली भूल जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। पार्टनर का लोन हुआ तो लाइबिलिटी होती है, वो हमारी, वो कैपिटल अकाउंट में जा सकता है, बट उस हिसाब से तुमको कंसेप्ट अभी नहीं दिया है 12th के बुक में। मैं जैसे सीए फाउंडेशन में पढ़ रहा हूँ, तो मुझे वहाँ पे दोनों तरीके से सिखाया है कि हम एक सेपरेट अकाउंट भी बना सकते हैं, हम कैपिटल अकाउंट में भी उसको भेज सकते हैं। ठीक है,
तो तुमको तो अभी सिंपल लाइबिलिटी में भेजने का ही है। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट पेज नंबर 58 पे 3 एंड 6, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़े से मुश्किल टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे, इजी वाले नहीं है। ओके, इसके बाद पेज नंबर 60 एंड 61 में क्वेश्चन नंबर 9 और 10, ये वाले क्वेश्चन PYQ है। इसमें शायद से ट्रेडिंग नहीं बनाने बोला है, सिर्फ PNL और बैलेंस शीट ही बनाने बोला है। अब हाउ टू सॉल्व, सबसे पहले समझो कि मैंने कैसे सॉल्व किया था। मैंने ना अलग अलग पेजेस में अकाउंट्स बनाए थे, जैसे एक पेज में ट्रेडिंग, एक पेज में PNL, एक पेज में बैलेंस शीट और एक पेज में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अगर पूछा है तो करंट अकाउंट। इसके बाद इनकी सारे की लेबलिंग कर देता था। उसके बाद ट्रायल बैलेंस में से ना एक एक उठाकर एंट्री मैं लाइन से करते जाता था, बट उसके पहले क्या करता था, जो भी एडजस्टमेंट है ना उस एडजस्टमेंट को मार्क कर देता था ट्रायल बैलेंस में, उस एंट्री में, ठीक है। तो अगर मान लो दो प्रॉब्लम है, उस दो एडजस्टमेंट है उस एंट्री के रिलेटेड, तो 2 टिक कर देता, यानी मुझे 4 से 5 लाइन छोड़नी है। अब मैं बताता हूँ करता क्या था। मैंने एडजस्टमेंट मार्क कर दी ट्रायल बैलेंस में सारी एंट्रीज पे। इसके बाद करना क्या रहेगा, तुम्हें ना ऊपर से चलते हुए पूरी एंट्रीज लाइन से करना है। ऐसा नहीं कि तुम एक एंट्री उठा रहे बाद में, नहीं। बहुत जन ऐसे करते हैं, ट्रेडिंग पहले पूरा कंप्लीट करेंगे फिर PNL पूरा, नहीं, वो गलत करते। इसमें टाइम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा जाता है, और साथ ही साथ अगर इसमें कोई एंट्रीज छूटने का भी बहुत ज्यादा डर मतलब रह सकता है तुम्हारे में, ठीक है। तो मैं जिस हिसाब से बता रहा हूँ वैसा करोगे तो टाइम भी कम लगेगा और मतलब कोई एंट्री भी नहीं छूटेगी, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुमने अकाउंट्स बना लिए अलग अलग पेज में। अब क्या करना, एडजस्टमेंट मार्क करना ट्रायल बैलेंस में। अगर एक एडजस्टमेंट तो 1 मार्क कर दो टिक, और 2 एडजस्टमेंट है तो 2 टिक मार्क कर दो। 1 टिक यानी 2 से 3 लाइन तुमको छोड़ देना है उसके नीचे, 2 टिक यानी 5 लाइन तो कम से कम छोड़ ही दो उसके नीचे। अब तुमने किया, एडजस्टमेंट मार्क कर दिया। अब तुम्हें ना ऊपर से आते जाना है लाइन से, या तो पहले तुम्हें डेबिट साइड चूज करना है, डेबिट साइड चूज कर सकते हो, क्रेडिट साइड करना है तो क्रेडिट साइड चूज कर सकते हो, लेकिन लाइन से आना। और एडजस्टमेंट साथ में मत करना, एडजस्टमेंट के लिए लाइन छोड़ देना। जैसे 2 कॉलम्स रहे तुम्हारे, एक इनर कॉलम एक आउटर कॉलम। आउटर वो जहां पे तुम्हारी फाइनल अमाउंट आती है, इनर कॉलम वो जहां पे तुम एडजस्टमेंट्स करते हो, एडजस्टमेंट वाली अमाउंट। तो ऐसे करके ना लाइन से एडजस्टमेंट कर देना। जैसे मान लो पहले 5 एंट्री में पहली ट्रेडिंग है तो मैं ट्रेडिंग में डाल दूंगा, दूसरी PNL तो मैं पेज पलटाऊंगा, PNL की लिख दूंगा वहां पे जहां पे अपने 4 अकाउंट्स बनाए ना वहां पर। फिर मान लो बैलेंस शीट की तो बैलेंस शीट में डाल दूंगा, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की मान लो वैसे तो नहीं आती है पार्टनर्स कैपिटल की, बट तुम्हें ड्रॉइंग्स वगैरह देखने को मिल सकती है, तो पार्टनर्स कैपिटल में डाल दो। ऐसे लाइन से करते जाना, ठीक है। और जहां एडजस्टमेंट आ रही वहां इनर कॉलम में अमाउंट लिखो और लाइन छोड़ दो। और जब सारी एंट्रीज यानी सारा ट्रायल बैलेंस खत्म हो जाए उसके बाद एडजस्टमेंट स्टार्ट करना। एक एक एंट्री करो, जहां की एंट्री है वहां डाल दो। सबसे बेस्ट तरीका यही है, ठीक है। इससे कोई एंट्री भी नहीं छूटेगी और साथ ही साथ तुम्हारी सारे एडजस्टमेंट्स के लाइन भी छूट जाएंगी और तुम्हारी बैलेंस शीट भी आखिरी में मैच कर जाएगी। सेकंड चीज याद रखना, हिडन एडजस्टमेंट रहा ना वहीं के वहीं कर दो, नहीं तो वो भूल जाते हैं। वहीं के वहीं कर दो हिडन एडजस्टमेंट को, तो वो ज्यादा बेटर होता है। तो यहाँ पे बस मैंने वही चीज लिखी है इंग्लिश में, ऑल अकाउंट्स इन सेपरेट पेज, मार्क करो एडजस्टमेंट इन ट्रायल बैलेंस टू एंट्रीज, मार्क टिक इन दीज एंट्रीज एज पर नंबर ऑफ एडजस्टमेंट्स, यानी 1 adjustment mark 1 tick and leave 2/3 lines when doing entries. After marking, start doing entries one by one, irrespective of which account it belongs. यानी कोई भी एंट्रीज कहीं की भी अकाउंट की हो, लाइन से करते जाओ, उस अकाउंट में डालते जाओ, क्योंकि अब तुमने 4 पेज में 4 अलग अलग पेज में अकाउंट्स बना लिया, अब उस अकाउंट में वो डालते जाना है सीधा। उसके बाद डोंट डू एडजस्टमेंट्स अलॉन्ग विद इट, ओनली लीव लाइन आफ्टर डूइंग इट। आफ्टर डूइंग ऑल एंट्री फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, नाउ गो वन बाय वन इन एडजस्टमेंट्स, और हिडन एडजस्टमेंट वहीं के वहीं करो। इसके बाद तुम्हारी एडजस्टमेंट्स हो गई, तुम्हारी एंट्रीज हो गई ट्रायल बैलेंस में। अब तुम्हें क्या करना है, उसमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, ट्रेडिंग क्लोज करो, फिर ग्रॉस प्रॉफिट डालो, नेट इसमें जो भी आए, प्रॉफिट लॉस भी आ सकता है, ऐसे कुछ नहीं है। उसके बाद डालना उसको PNL अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को PNL बोलते हैं हम लोग, ठीक है। उसमें डाल देना, उसी के हिसाब से प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड डाल देना, लॉस हुआ तो डेबिट साइड डाल देना, ठीक है। उसके बाद उसको क्लोज करके नेट प्रॉफिट निकालो, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो पार्टनर्स कैपिटल में डालना है तो पार्टनर्स कैपिटल में डाल दो, या फिर डायरेक्टली अगर तुम नहीं बना रहे हो पार्टनर्स कैपिटल तो फिर कैपिटल अकाउंट हम बैलेंस शीट में शो कर सकते हैं, ठीक है। उसमें सारी एडजस्टमेंट्स कर सकते हो। और एंड द मेन रीजन मैं इस तरीके से क्यों बोल रहा हूँ कि एक एंट्री तुम समझ नहीं रहे होगे, आई नो, लेकिन इस तरीके से बहुत इफेक्टिव होता है। एक बार थोड़ा सा ध्यान से करना, पहले ट्रायल बैलेंस में एंट्रीज देखना ही नहीं, सीधा एडजस्टमेंट देखो, एडजस्टमेंट मार्क करो उस एंट्रीज में, और 4 अकाउंट्स प्रिपेयर करो अलग अलग पेज में। मैंने पेपर में ऐसे ही किया है, ठीक है। इसकी वजह से ना बहुत ज्यादा टाइम बच जाता है। तो इसके बाद हाउ टू स्टार्ट, अगर तुम चैप्टर 1 स्टार्ट करो, कोई भी चैप्टर, देखो ये वाला जो स्लाइड है ना, ये मैंने हर चैप्टर में लगा के रखी है। तुम जब भी वो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो तो रोज कम से कम 2 क्वेश्चन तो सॉल्व करो, पहले उसके कंसेप्ट क्लैरिटी लाओ, उसके बाद सॉल्व करना, और रिवाइज करते रहना कोई भी एडजस्टमेंट और नई एंट्रीज। अब अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 1 में टोटल इलस्ट्रेशन है 10 और टोटल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है 10, यानी 20 क्वेश्चन है। और अगर तुम्हारा 11th क्लियर है तो ये चैप्टर नंबर 1 थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। अब इसके बाद ये क्वेश्चन कम से कम 2 बार या 3 बार सॉल्व कर लो, और कैलकुलेटर का यूज नहीं करना, ठीक है। एक बार आप पेपर के पहले कर सकते हो, एक बार आप यूनिट टेस्ट के बाद में कर सकते हो, जब भी तुम्हें टाइम मिल रहा है कम से कम 2 बार सॉल्व कर लो। नहीं करना तो सीधा सीधा PYQ सॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है, क्योंकि वो मार्क्स के हिसाब से तुमको एंट्रीज देता। बुक में क्या है, कुछ एंट्रीज बहुत ज्यादा है, मतलब मार्क्स के हिसाब से नहीं है ना,
बहुत लंबी है, मतलब कैलकुलेशन करते करते तुमको 1 घंटा लग जाएगा। तो इसलिए तुम पीवाईक्यू करना चाहते हो सीधा तो पीवाईक्यू पे जा सकते हो, ठीक है। और अगेन मैं बोलूंगा, एक प्रिकॉशन देना चाहता हूँ तुमको कि अगर तुम एक एंट्री कर रहे हो तो एक एंट्री के बाद आंसर मत दिखने लगना कि हाँ मैंने सही डाला गलत डाला, नहीं, पूरा क्वेश्चन करो, भले ही गलत जा रही है एंट्रीज, एक बार जाएगी, 2 बार जाएगी, कितने बार जाएंगी, सीखोगे ना। इसलिए पहले पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करना, उसी के बाद आंसर चेक करना। बहुत जन नहीं तो एक एंट्री करेंगे फिर चेक करने लगते हैं। इसके बाद मार्किंग स्कीम कैसी होती है कि तुमने एंट्री करी, चाहे वो एडजस्टमेंट की हो या चाहे वो बिना एडजस्टमेंट की हो, हर एंट्री 0.5 मार्क्स करती है, बेयर करती है। और कुछ एंट्रीज में मार्क्स नहीं होते, लाइक बैलेंस, कैरी डाउन, ब्रॉट डाउन करते हैं ना, उसके कभी कभी मार्क्स नहीं रहते। तो टोटल हर एंट्री में 0.5 मार्क्स होते हैं। इसलिए बैलेंस शीट टैली हो ना हो चिंता मत करना, कभी कभी हमारे से ही गलती हो जाती है या कभी कभी बोर्ड के क्वेश्चन की वजह से गलती हो जाती है कि बैलेंस शीट नहीं हो रही मैच, बट यूजुअली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। मैंने जो प्री बोर्ड्स किए थे ना, उसमें एंट्रीज विद और विदाउट एडजस्टमेंट के बाद भी मेरे को 10 मार्क मिल रहे थे फाइनल अकाउंट्स में, यानी मेरी गलतियां थी उसमें, बैलेंस शीट भी नहीं मैच किया था मैंने, उसके बाद भी मुझे 12 में से 10 मार्क दिए थे, ठीक है। सो हर एंट्री करना, अगर तुम्हें कोई और क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट एंट्री करके छोड़ देना जो आती हो, ठीक है, मार्क्स उसके मिल जाते हैं। अब क्या वर्किंग नोट नेसेसरी होती है? देखो सारी तो नहीं होती, कुछ होती है, और अगर पूछ रहा है क्वेश्चन में वर्किंग नोट दो तब तो जरूरी होंगी, मार्क्स कैरी करेगी फिर वो। क्वेश्चन अगर साइलेंट है वर्किंग नोट में तो तुम अपनी तरफ से एक आधी दे देना, कोई भी, जैसे डेप्रिसिएशन की देना तो दे दो, या कुछ कॉम्प्लेक्स आ जाती है तो तुम वर्किंग नोट दे सकते हो, ठीक है। इसके साथ हम चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 2 में हमें आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए, कभी कभी आ जाता है ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए। मैंने रजत सर और हेमल सर इन्हीं से किया था, और मैंने ये बता दिया हूँ, रेफरेंसेस सब कुछ मैंने पिछले वीडियो में बता दिया हूँ। अब जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है ना, ये सेम एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के समान होता है। इसमें हम नॉमिनल रूल से ही चलते हैं, और बैलेंस शीट में कभी कभी हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने को पड़ सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर। अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ कुछ अदर कंसेप्ट के ऊपर, जैसे लॉस और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। जब तुम असेट बेचते हो ना, इसकी एक एंट्री सीख लेना तुम, ठीक है। जर्नल एंट्री अगर देखा जाए, जब भी हम कोई असेट बेचते हैं ना, हम उसको क्रेडिट करते हैं, यानी असेट बढ़ते हैं तो हम डेबिट करते हैं, घटते हैं तो हम क्रेडिट करते हैं। तो असेट को क्रेडिट कर देना उसकी बुक वैल्यू पर, मैं जर्नल एंट्री बता रहा हूँ, ठीक है। इसी के हिसाब से इफेक्ट जाते हैं कि बैलेंस शीट में माइनस हो जाएगा असेट। फिर अगर तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर जाएगा, और एक एंट्री जिसमें पैसा मिलेगा यानी वो जाएगी बैंक अकाउंट में। तो एंट्री होती कैसे है, बैंक अकाउंट डेबिट होता है, प्रॉफिट है तो क्रेडिट होगा, और अगर देखो सेल ऑफ असेट सीधा सीधा क्रेडिट करना असेट की बुक वैल्यू पे, लॉस है तो डेबिट कर देना, और अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट कर देना, और बैंक डेबिट होगा। तो पक्की एंट्री कौन सी है, बैंक अकाउंट डेबिट होगा और बुक वैल्यू पे असेट क्रेडिट होगा, और प्रॉफिट और लॉस डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। इसके बाद एक एंट्री है ओपनिंग बैलेंस शीट की, दैट्स प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग बट नो इन्फो इज गिवन इन रिसिप्ट एंड पेमेंट। मतलब एक ओपनिंग बैलेंस शीट दी है तुम्हें, ठीक है, उस ओपनिंग बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करता है एक प्रीपेड या फिर आउटस्टैंडिंग की एंट्री, और तुम नया साल की बना रहे हो और नए साल में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में उसके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं दी है, तो अज्यूम करना कि जो अमाउंट दिया हुआ है हमारी नए साल की रिसिप्ट एंड पेमेंट में, उसमें वो इंक्लूडेड है। इसलिए हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में उसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में से वही एंट्रीज आती है जो करंट ईयर की होती है, ठीक है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट या एफडी, अगर कोई एडिशन मेड कर रहा है ना तो तुम सीधा बैलेंस शीट में आउटर कॉलम में दिखा सकते हो, ठीक है, उसमें कोई ऐसा नहीं ऐड परचेजेस वगैरह करके दिखाने की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ बिल्डिंग फंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है जो मैंने मार्क करके रखी थी। जैसे बिल्डिंग फंड एक लाइबिलिटी होती है, क्यों, क्योंकि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, इसमें हम इंटरेस्ट को ऐड करते हैं, और जब ऐड करते हैं ना तो हमको मिलता है टोटल बिल्डिंग फंड, जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो। तो यही सारे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे इस चैप्टर से। तो टोटल क्वेश्चन इसमें इलस्ट्रेशन 19 है, प्रैक्टिकल 14 है, और दो क्वेश्चन आफ्टर योर कंसेप्ट क्लैरिटी तुम स्टार्ट कर सकते हो। अगेन प्रिकॉशन विल बी द सेम कि एक एंट्री करने के बाद चेक मत करते बैठना आंसर, पूरा क्वेश्चन करो उसके बाद चेक करो, ठीक है। और ये एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस में ना अमाउंट ही गलत दिया हुआ है, यानी प्रिंटिंग मिस्टेक है, सो उसकी वजह से अगर आंसर गलत हो रहा है ना तो फिर टेंशन ना लेना, ओके। उसके बाद कैसे सॉल्व किया था, सेम जैसे मैंने फाइनल अकाउंट्स किया था ना, इसमें भी मैंने एक पेज में इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एक पेज में बैलेंस शीट, और 2 पेज मैंने पेपर में छोड़ी थी वर्किंग नोट्स के लिए, और एक्जैक्ट 2 पेज मुझे लगे थे वर्किंग नोट्स में, ठीक है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट एक ही पेज में हो गया था। सेम इसमें भी पहले एडजस्टमेंट मार्क कर लो, और उसके बाद एक एक एंट्री स्टार्ट करते जाओ ट्रायल बैलेंस से, तो तुम्हारा सॉरी नॉट ट्रायल बैलेंस, रिसिप्ट एंड पेमेंट से, तो तुम्हारी जो होंगी ना लाइन से होती जाएंगी सारी एंट्री, और टाइम भी ज्यादा वेस्ट नहीं होता है, ठीक है। जैसा मैंने तुमको फाइनल अकाउंट्स बताया ठीक वैसे ही करना है तुम्हें। इसमें याद रखना एक चीज कि इसमें ना सरप्लस और डेफिसिट होता है, ना कि लॉस और प्रॉफिट, ठीक है, क्योंकि हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बना रहे हैं। अगेन इसमें भी मार्किंग स्कीम जो होती है वो सेम ही होती है, 0.5 मार्क्स फॉर ईच एंट्री, ठीक। फिर अगेन सेम जैसे तुमने वो किया था हाउ टू स्टार्ट में, कंसेप्ट क्लैरिटी लाओ, सॉल्व करना 2 क्वेश्चन आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रीवियस चैप्टर। हाँ,
ऐसा नहीं कि तुम सारे चैप्टर के दो 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 क्वेश्चंस कर रहे हो, नहीं वैसा नहीं। इसके बाद वर्किंग नोट्स नेसेसरी है क्या? नहीं, ज़रूरी नहीं है, डिपेंड करता है वो यूजुअली कि वो है या नहीं है। क्वेश्चन साइलेंट है सो ज़रूरत नहीं होती है, बट तुम अपने हिसाब से दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो। नेक्स्ट कम चैप्टर नंबर 3, एडमिशन ऑफ पार्टनर। इसमें हमें यूजुअली क्या क्या सीखना पड़ता है? एक रेशो के बारे में सीखना पड़ता है, गुडविल के बारे में सीखना पड़ता है, ट्रीटमेंट क्या करोगे उस गुडविल की वो सीखना पड़ता है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखना पड़ता है। इसके अलावा एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तुम्हें बनाना पड़ेगा और बैलेंस शीट तुम्हें बनाना पड़ेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में मैंने कुछ दे दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब वो क्वेश्चंस जो मेरे हिसाब से मुश्किल है और वो इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसी आ जाती है जो कंफ्यूज कर दे तुम्हें, है ना। तो इसीलिए ये सारे इंपॉर्टेंट है, तो देख लेना। और इसमें एक लास्ट क्वेश्चन देख सकते हो, पेज नंबर 166, क्वेश्चन नंबर 10। ये इंपॉर्टेंट इसलिए मार्क किया क्योंकि इसमें बोथ करंट एंड कैपिटल अकाउंट यानी फिक्स कैपिटल मेथड पे चल रही है, इसलिए। इसके बाद इसमें क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो देखो। अगर जर्नल इज आस्क्ड ना, तो याद रखना डेट क्या लिखनी है। इसके लिए तुम इलस्ट्रेशन 1 देख लो। डेट या तो तुम यूजुअली हम 1 अप्रैल या 31 मार्च को एडमिट करते हैं, तो उस वही 2 तारीख को लिख सकते हो। फिर अगर गुडविल रिटेन बोला है तो विड्रॉ गुडविल, रिटेन गुडविल मतलब विड्रॉ गुडविल होता है, यानी यहाँ पर हम गुडविल निकाल रहे हैं, पार्टनर्स मतलब घर लेके जा रहे हैं, तो वो कैश निकलती है अपने पास से। इसके बाद पेज नंबर 140 में एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट एक बार देख लेना, एडजस्टमेंट नंबर 3। अगर लाइबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज हो रही है तो देखो, अगर वहां पे राइट ऑफ लिखा है, रिटर्न ऑफ लिखा है, राइट ऑफ लिखा है, तो तुम बैलेंस शीट में भी राइट ऑफ करके दिखा सकते हो। लेकिन अगर वहां पे कुछ नहीं बोला, सिर्फ बोला कि वॉज रिड्यूस टू, तो सीधा आउटर कॉलम में दिखा देना बैलेंस शीट के, ठीक है। बाकी सब में जैसे अपन असेट साइड लिखते ना, तो एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन अभी तुम्हें नहीं समझेगा, जब तुम करोगे एक बार कंसेप्ट क्लैरिटी आएगी उसके बाद ये सारी चीजें तुम्हें समझ में आने लगेगी। तो असेट साइड में ना, जब असेट बढ़ता है तो हम एप्रिसिएशन लिखते हैं, असेट घटते हैं तो हम डेप्रिसिएशन लिखते हैं। लाइबिलिटीज में क्या लिखेंगे? लाइबिलिटीज की थोड़ी ना एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन होती है, इसीलिए अगर राइट ऑफ लिखा है तो राइट ऑफ लिख देना, नहीं लिखा है तो सीधा आउटर कॉलम में भी दिखा दोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। इसके लिए रेफर करना पेज 142, एडजस्टमेंट नंबर 6 में ये चीज दी हुई है। इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ऊपर एक एडजस्टमेंट 4 दिए पेज 145 में, और अदर एडजस्टमेंट से ये देख लेना एक बार। और ये सब देखना जब तुम्हारे अच्छे से क्वेश्चंस हो जाए, मतलब कंसेप्ट हो जाए, तुम क्वेश्चंस कर लोगे। अब एक इंपॉर्टेंट नोट समझना, गुडविल जो है ना, ये डायरेक्टली हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पार्टनर्स को, और या तो फिर हम इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी शो कर सकते हैं। मतलब गुडविल या तो डायरेक्टली पार्टनर्स को बांटो या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो कर दो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। दोनों में इफेक्ट सेम आएगा, अमाउंट भी आखिर में तुम्हारा बैलेंस जो ब्रॉट डाउन कैरी डाउन होगा ना, वो सेम ही होगा, ठीक है। कभी कभी कोई कोई टीचर्स क्या करते हैं, गुडविल जो रहता है ना हमें दिखा देते हैं रिवैल्यूएशन में, कोई कोई सिखाते हैं बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो कंफ्यूज कर देते हैं कभी कभी। तो दोनों में सेम ही इफेक्ट होने वाला है। इसके बाद अगेन वर्किंग नोट्स में वही सेम, अगेन मार्किंग स्कीम 0.5 मार्क्स फॉर ईच। जर्नल हुआ तो जर्नल में डिपेंड करेगा कि कितनी मार्क्स होने वाली है। इसके बाद हाउ टू सॉल्व, अगेन सारे अकाउंट्स अलग अलग बनाओ, एडजस्टमेंट मार्क कर दो। उसके बाद जो बैलेंस शीट रहेगी तुमको दी रहेगी उसको खाली करो सबसे पहले, और उसके बाद लाइन से करते जाओ सारी एंट्रीज, बस वही है। उसके बाद हाउ टू स्टार्ट, अगेन जब तुम स्टार्ट करोगे चैप्टर तो कंसेप्ट क्लैरिटी लाना सबसे पहले, उसके बाद 2 क्वेश्चंस करना रोज और फिर रिवाइज करते रहना। तो टोटल क्वेश्चंस देख सकते हो 14 है, प्रैक्टिकल 10 है, 2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और अगेन यहाँ पे भी याद रखना कि क्वेश्चन में ना अमाउंट में मिस्टेक हो सकती है, तो वो एक चीज देख लेना। इसके बाद चैप्टर 4 में भी रेशो के बारे में सीखना है और गुडविल के ट्रीटमेंट के बारे में सीखना है। चैप्टर 4 और चैप्टर 5 थोड़े से सेम ही चैप्टर्स है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो है डेथ का और रिटायरमेंट का। इधर भी तुमको वही 3 अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, कभी कभी जर्नल भी पूछ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैं पूरे 6 इलस्ट्रेशन डालता हूँ, 7 में से 6 इलस्ट्रेशन, ठीक है। इनकी एडजस्टमेंट्स ईजी है एक बार सीख गए तो, ओके। फिर आता है सम अदर कंसेप्ट्स फॉर क्वेश्चन, तो तुम ये चीज देख सकते हो, मैंने यहाँ पे सब लिख दिया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स सुनो। जर्नल बनाने बोला तो तुम रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, बैलेंस शीट की वैसे भी जरूरत नहीं होती है। अगर तुम बिना उसके कर सकते हो तो भी ठीक है, ठीक है। बट मेरी एडवाइस ये रहेगी कि तुम रिवैल्यूएशन तो एटलीस्ट बना लेना, पार्टनर्स कैपिटल बनाओ मत बनाओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट कभी भी बना लेना अगर जर्नल पूछ रहा है तो। इसके बाद सेकंड चीज, गुडविल जो है ना, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू में भी आ सकता है, जैसे 133336777, और सेम चीज प्रॉफिट भी होता है ना अगर कोई, वो भी आ सकता है। तो उसमें वो मत सोचना कि यार ये कैसा अमाउंट आ रहा है, वो आ सकता है। उसके बाद गुडविल रिवैल्यूएशन या पार्टनर कैपिटल जैसे मैंने बताया वहां पे शो हो सकता है। और एक इंपॉर्टेंट पीवाई क्यू मार्च 2025 का, मेरे को थोड़ा सा इसमें डाउट हुआ था सॉल्व करते वक्त, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि तुम भी कर सकते हो वो सॉल्व। इसके बाद हाउ टू सॉल्व, वही सेपरेट पेजेस में अकाउंट्स बनाओ, एक 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 करके एंट्री मारो, एडजस्टमेंट पहले मार्क कर लो, फिर एंट्री ट्रायल बैलेंस को, सॉरी नॉट ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट को खाली कर लो, ठीक है। वैसा ही है सेम। इसके बाद मार्किंग स्कीम भी वही सेम है और जर्नल पे डिपेंड करेगी। वर्किंग नोट्स में भी सेम वही चीज, और हाउ टू स्टार्ट में भी वही सेम चीज। इसके बाद टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो इलस्ट्रेशन 7 है और प्रैक्टिकल 5 है, 2-2 क्वेश्चंस रोज कर सकते हो, और कुछ अमाउंट में हो सकता है मिस्टेक होगी।
इसका चैप्टर नंबर 5 में अगेन पार्टनर्स कैपिटल, रिवैल्यूएशन, बैलेंस शीट, जर्नल और गुडविल। गुडविल की उतनी ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन इसमें ना गुडविल निकालने को बोलता है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 1 और 3 डाल, और पेज नंबर पे एक क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि इसमें ना सेम रिटायरमेंट जैसे कंसेप्ट लगे हुए हैं। बस है क्या, पार्टनर की गुडविल निकालना है। अब इंपॉर्टेंट नोट, गुडविल सिर्फ और सिर्फ ना डेड पार्टनर को मिलती है। किसको मिलेगी? जो पार्टनर मर गया उसी को मिलेगी गुडविल। सेकेंड चीज, ड्रॉइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होता है, तो इसका ना सेकेंड इफेक्ट नहीं डालना है हमें। जो सेकेंड इफेक्ट डालते हैं वो जाता है बैंक अकाउंट में। कभी कोई कोई चीज बैंक अकाउंट में जा सकती है, कोई कोई चीज कहीं जा सकती है। इसमें सेकंड इफेक्ट नहीं लगता है, क्योंकि इस चैप्टर में पूछता ही नहीं है बनाने को कैश अकाउंट। क्यों? क्योंकि हम ना लोन अकाउंट में डाल देते हैं। लेकिन अगर लोन की जगह कैश में दे रहे हो तो हो सकता है तुम्हें कैश अकाउंट बनाना पड़ जाए, ठीक है। तो मोस्ट केसेस में तुम्हें सेकंड इफेक्ट नहीं देना पड़ेगा। और अगेन यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू में तुम्हें देखने को मिल सकती है गुडविल। इसके बाद डेप्रिसिएशन, ध्यान से सुनो। डेप्रिसिएशन ना सिर्फ जो परसेंट दिया है हम वो लेते हैं, ठीक है, वो ही चार्ज करते हैं। लेकिन अगर उस डेप्रिसिएशन में पर एनम जैसा लग गया तो उस हिसाब से ही चार्ज करना, यानी उस महीने के हिसाब से चार्ज। पर एनम मतलब पूरा साल। लेकिन पार्टनर जरूरी थोड़ी पूरे साल में ही मरेगा कि मैं 1 अप्रैल को मरूंगा, 31 मार्च को, नहीं। डेप्रिसिएशन अगर पर एनम लिखा है तो जितने महीने वो उसने काम किया उतने महीने की लगाना। वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं लिखा रहेगा, लेकिन अगर लिखा है तो उसमें उतने महीने की लगाना। इसके बाद अदर कंसेप्ट इंपॉर्टेंट जो है, रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट हुई है, जैसे एडजस्टमेंट 1 पेज नंबर 190 क्वेश्चन 2। और जो रेड में है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट मैं मानूंगा, थोड़ी सी मुश्किल है। इसके बाद तुम्हें कैसे सॉल्व करना है ये डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि पेपर में ना अलग चीज ही पूछ लेगा। वो तुमको प्रॉफिट निकालने बोलेगा, तुमको गुडविल निकालने बोलेगा, और एक सिर्फ और सिर्फ जो पार्टनर मरा है उसका अकाउंट निकालने बोलेगा। तो तुम्हें जैसा करना है इसमें कर सकते हो। और अगर वर्किंग नोट में बोलो तो रिवैल्यूएशन बना लेना। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा ज्यादा चीज आ गई कि देखो मार्किंग स्कीम तो सेम ही रहने वाली है, लेकिन जर्नल में डिपेंड करेगी और पेपर में भी डिपेंड कर सकती है। क्यों? क्योंकि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ प्रॉफिट टू डिसीज पार्टनर और अकाउंट ऑफ डिसीज पार्टनर ऐसा कुछ पूछ लेता है। और रिवैल्यूएशन भी पूछ सकता है, और नहीं पूछा तो भी बना देना रिवैल्यूएशन। ओके, वैल्यूएशन बनाने बोले ना बोले तुम बना लेना, ठीक है। बाकी सारे पार्टनर्स का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसी पार्टनर का बनाना जो मर गया। ये सारी चीजें आई नो तुम्हें नहीं समझ में आ रही होगी अभी, ये सारी चीजें तुम्हें समझ में आएगी जब तुम सीखोगे, ठीक है। उसके बाद अगर ये वीडियो देखोगे ना तो बहुत हेल्पफुल रहेगी। इसके बाद वही वर्किंग नोट्स में, हाँ इसमें एक चीज समझना, ये चैप्टर से वर्किंग नोट्स पूछता है। हाँ, ये चैप्टर से वर्किंग नोट पूछता है, तो इसलिए इसमें वर्किंग नोट्स इंपॉर्टेंट होती है। जो पूछी वो वाली तो बता ही देना, बाकी बताओ मत बताओ, बट जो पूछी वो बताना पड़ेगा। अगेन कैसे स्टार्ट करना है, कंसेप्ट क्लैरिटी लॉस, क्वेश्चन सॉल्व करो, इट्स इनफ। टोटल क्वेश्चंस इलस्ट्रेशन 7 है, प्रैक्टिकल 5 है। ओके, और इसका चैप्टर नंबर 6 हमारा आ जाता है यहाँ पे। इसमें हमें बहुत चीजें सीखनी है। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट, कैश या फिर बैंक दोनों में से कोई एक बोल सकता है। पार्टनर का लोन अकाउंट, अगर पार्टनर का लोन है तो हमें बनाना पड़ता है लोन अकाउंट। और पार्टनर का करंट अकाउंट हो सकता है कुछ केसेस में कैपिटल अकाउंट की जगह करंट दे दे। और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर के बारे में तुम्हें सीखना है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेना। ओके, इसके बाद इंपॉर्टेंट नोट सुनो। गुडविल अगर बैलेंस शीट में नहीं दिया है लेकिन बेचते वक्त गुडविल है, तो तुम्हें ना जब ट्रांसफर कर रहे हो एंट्री बैलेंस शीट से रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे ना, तब तुम तो अगर उसमें सुंदरी एसेट में गुडविल नहीं है लेकिन बेचते वक्त वो आ रहा है, या कोई भी ऐसे ऐसा ही एसेट आ रहा है अनरिकॉर्डेड जो रिकॉर्ड नहीं किया, तो होता है तुम्हें सीधा उसको बेचते हुए दिखाना है, तुम्हें रिकॉर्ड करते हुए नहीं दिखाना है, ठीक है। यानी सीधा तुम सेल कर दो उसको, ठीक है। उसके बाद पीएनएल अकाउंट असेट साइड दिखा रहा है बैलेंस शीट के, तो वो तुम्हारा लॉस होता है, तो सारे पार्टनर्स के डेबिट साइड में डाल देना उनकी रेशो में। लेकिन अगर लाइबिलिटी साइड दिखा रहा है पीएनएल अकाउंट, जैसे रिजर्व होता है ना, रिजर्व जैसे बांट देते हो, सेम वही है पीएनएल अकाउंट भी। लाइबिलिटी साइड है, प्रॉफिट रहेगा, क्रेडिट कर देना सारे पार्टनर्स को उनके रेशो में, उनके अकाउंट में। अब रेशो नहीं दिया तो इक्वल कंसिडर करना। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट बैलेंस भी हो सकता है, यानी ऐसा हो सकता है दोनों साइड बैलेंस हो जाए रियलाइजेशन अकाउंट के, ठीक है। यानी उस केस में ना तो प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस हुआ। इसके बाद कोई भी असेट अगर तुम बेच रहे हो लेकिन उसकी एंट्री नहीं दी है एडजस्टमेंट में कि वो बेचा नहीं बेचा, तो अज्यूम करना जीरो। वैसे तो हम अज्यूम जीरो नहीं करते, लेकिन बुक के हिसाब से उसने अज्यूम करके रखा है जीरो, कि हमने वो एसेट बेचने की कोशिश की पर वो बिका नहीं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर इंटेंजिबल एसेट रहा तो यही सेम कंसेप्ट लगता है, ठीक है। अगर गुडविल बैलेंस शीट में लिखा है लेकिन बेचते वक्त नहीं लिखा, यानी तुम्हारी गुडविल बिकी ही नहीं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट भी बेचते हैं हम लोग, याद रखना। और इसके बाद लोन है, अगर सिंपल लोन है, एक होता है पार्टनर्स लोन, एक होता है लोन। पार्टनर्स लोन है तो पार्टनर्स लोन अकाउंट में डालना, अगर लोन है तो सीधा रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना। इसके बाद लाइबिलिटीज तुमने फुल में पे करी है तो ऐसा लिखा रह सकता है कि अदर लाइबिलिटीज पेड इन फुल, तो रिमेनिंग लाइबिलिटीज जो होती है ना वो बुक वैल्यू में जाएगी इंक्लूडिंग द पार्टनर लो, ठीक है। हो सकता है कोई लाइबिलिटी कम में गई हो और कोई लाइबिलिटी में लिख दिया कि अदर लाइबिलिटीज पेड इन फुल, तो वो पूरे में जाएगी। अगर तुम्हारे को कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों दिया है, ठीक है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों दिया है, तो कैश इन हैंड को ट्रांसफर कर देना कैश एट बैंक में, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो तुम भूल सकते हो। और यहाँ पे मैंने कुछ रॉन्ग अमाउंट्स थी
वो भी लिख दिया। उसके अलावा भी हो सकता है कहीं पे तुम्हारी अमाउंट गलत दी हो, तो उसको एक बार चेक कर लेना, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे, हर एक पेज में एक एक अकाउंट बना लो, वर्किंग नोट और अलग चीज़ों के लिए एक पेज छोड़ दो। उसके बाद वही 0.5 मार्क्स ही होते हैं इसमें भी यूजुअली। जर्नल, हाँ इसमें भी जर्नल आ सकता है, उस पर डिपेंड करेगा मार्क्स। उसके बाद वही चीज़ है, क्या वर्किंग नोट जरूरी होती है, इसमें वर्किंग नोट यूजुअली होती ही नहीं है। बट अगर जैसे पार्टनर्स लोन अकाउंट, इसके वर्किंग नोट में डालना पड़ता है, तो उस केस में तुम्हें वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी। कैसे स्टार्ट करोगे, जब भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो कंसेप्ट क्लैरिटी लाओ, रोज के 2 क्वेश्चन सॉल्व करो। टोटल क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे 13 और 12 है। उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने वहाँ बोला था कि मिस्टेक हो सकती है अमाउंट में, यहाँ पे भी मैंने जितनी मिस्टेक्स हो सकी वो तो तुमको यहाँ पे लिख दी है। कहाँ गया, हाँ यहाँ पे लिख दी है, बट जो नहीं लिख पाया हो सकता है कोई कोई और हो। इसके बाद आ गया नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 7। देखो चैप्टर 7 थोड़ा सा अलग है, ये जर्नल है पूरा। बेस्ट ऑप्शन है इसमें, सॉल्व करते रहो, क्वेश्चंस को मार्क करो जो से तुम्हें लगते हैं हार्ड। उसके बाद इसमें ना एक डिफरेंस आता है आफ्टर साइट और आफ्टर ये समझ लेना। इसके बाद इसमें एक इंटरेस्ट अगर नोटिंग चार्जेस के साथ लगा हुआ है, मतलब समझो मेरे को एक कंफ्यूजन हुआ था प्री बोर्ड्स में या प्रीलिम्स में, उसमें क्या हुआ था, इंक्लूडिंग द बैलेंसिंग अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, ऐसा बोल दिया था उसने। नोटिंग चार्जेस इंक्लूडेड थे बचे हुए बिल में, तो मैं कंफ्यूज हो गया था कि बिल का जो बचा हुआ अमाउंट है इसमें मैं नोटिंग चार्जेस तो ऐड करके दे रहा हूं, तो इंटरेस्ट जो है वो विद नोटिंग चार्ज लगेगा या विदाउट नोटिंग चार्ज लगेगा। तो आंसर है दोनों ही केसेस में इंटरेस्ट जो लगता है वो विदाउट नोटिंग चार्ज लगता है, सिर्फ बैलेंस अमाउंट में लगता है, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा सा स्कोरिंग होता है अगर तुम समझ लेते हो तो, बहुत ईजी है मेरे हिसाब से तो, लेकिन किसी किसी को ये चैप्टर हार्ड लगता है लिमिटेड एंट्रीज कुछ ही है, एक परचेज सेल की है, एक बीआर कैंसल, इंसॉल्वेंसी, ये सारी चीजें आती है, ठीक है। और इसमें भी 2 क्वेश्चन रोज सॉल्व कर सकते हो। और एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। हम ना डिस्काउंट 3 प्रकार से यहाँ पे देते हैं। एक तो हम जब बैंक के साथ बिल डिस्काउंट करवाते हैं ना, तब लिखना डिस्काउंट अकाउंट, लेकिन जब तुमने बैंक सेंड फॉर कलेक्शन किया ना, तब आता है बैंकिंग चार्जेस। और जब हम किसी से मान लो किसी ने हमें बिल पहले ही दे दिया समय के पहले, तो हम उसको देते हैं रिबेट, ठीक है। तीनों डिस्काउंट ही होते हैं, बस अलग अलग टर्म्स यूज होते हैं इसमें, ठीक है। तो यही चीज याद रखना। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8, यहाँ पर भी वही ऑप्शन वही चीज बताऊंगा कि यहाँ पे सॉल्व करते रहो। बेस्ट ऑप्शन है कंपनी अकाउंट, सिर्फ क्या करके रखा है, ओवरऑल इजी चैप्टर है, बस हाइप बना के रखी कि बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है, कुछ नहीं हार्ड होता है, ये सबसे इजी चैप्टर है, ओके। इसके बाद चैप्टर नंबर 9 थोड़ा सा लेंदी है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चैप्टर, इसमें बहुत सारी चीजें, जैसे तुम्हें वर्टिकल बैलेंस शीट, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट, फिर दोनों बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट का कंपेरेटिव फॉर्म और कॉमन साइज स्टेटमेंट, उसके बाद एक कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाता है अलग सा, और बहुत सारे फॉर्मुलेज आ जाते हैं, ओके। तो ये थोड़ा सा लेंदी चैप्टर होता है। और याद रखना चैप्टर 9 और 10 में मेरे हिसाब से तो कभी नहीं आएगी ऑप्शन, बट बाई चांस अगर इनका मूड नहीं रहा बोर्ड वालों का तो दे सकते हैं। अब इसमें इजी वे टू लर्न फॉर्मूला और फॉर्मेट जो है, इसका मैं एक पीडीएफ बना के ना अपलोड कर दूंगा थोड़े दिनों में, ठीक है। जिसमें मैंने फॉर्मूले ना कुछ वर्ड्स बना के याद किए थे, और फॉर्मेट भी मैंने मतलब फोटो वगैरह ली थी, तो मैं इसका एक पीडीएफ बना दूंगा हैंड रिटन, और मैं तुमको दे दूंगा। ओवरऑल चैप्टर जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि कंसेप्ट ज्यादा है, और क्वेश्चन जो है यूजुअली बुक से ही पूछते हैं। चैप्टर नंबर 10 मैंने ये चैप्टर करके ही नहीं गया था, मैंने सिर्फ इसको एक बार रीड किया था और इसका ऑब्जेक्टिव्स करके गया था, और वो भी गलत हो गया था, 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव मेरा। तो ये चैप्टर थ्योरी है, और थ्योरी क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करते हो ना, तो 99% चांसेस तुमको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। 1% अब कोई इन्विजिलेटर रहा देने के लिए, फुल मार्क्स दे देगा, पर वो मॉडरेटर आखिरी में काट ही देगा। तो मेरे हिसाब से ये चैप्टर अटेम्प्ट करना अच्छा नहीं है, समझ लो, रीड कर लो, अच्छा है। अगर वो कर लेते तो ऑब्जेक्टिव्स बन जाते ना। अब समझो कि तुम्हारी स्पीड तब इंक्रीज होगी जब तुम्हारे पास क्लैरिटी है। अगर तुमको समझ ही नहीं रहा, तुम तो बैठे रहोगे ना, तुम तो बैठे रहोगे। इसके साथ साथ अगर तुम प्रैक्टिस करते रहोगे तो तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी। टाइम मैनेजमेंट मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूँ। पीवाईक्यू बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। उसके बाद रिवाइज करते रहो सारे कंसेप्ट, नहीं तो एंड टाइम पे सर दर्द होते रहेगा, क्या क्या करूँ, ये करूँ वो करूँ। इसके बाद कौन से यूट्यूबर से किया, मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ पिछले वीडियो में, ठीक है। और एक चीज बता देता हूँ, ये सारी चीजें ना मैं तुम्हें मेरी तरफ से बता रहा हूँ, तुम्हें जैसा करना है वैसा करो, ठीक है। तुम्हें जैसा ठीक लगता है, सबका स्टडी बिहेवियर अलग होता है। किसी को 3-4, अब जैसे मैंने बोला मिनिमम 2 क्वेश्चंस कर लो, कोई 4 क्वेश्चंस कर ले, कोई 3 क्वेश्चंस कर ले, है ना। अब जैसे मैंने नोट्स कैसे बनाए थे, नई एंट्रीज के, नए फॉर्मुलेस के, और कुछ कंसेप्ट के, मैंने क्वेश्चंस के नहीं बनाए थे, ठीक है। मतलब बहुत जन रहते हैं ना, फेयर कॉपी सामान बना लेंगे, एक पेज में पूरा नोट्स वगैरह लिखेंगे, फिर आगे पेज से प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन सब सॉल्व करते रहेंगे। मैंने वैसा नहीं किया था, तो हो सकता है किसी को वैसा करना पसंद हो, तो मेरे ऊपर पूरा रिलाय मत करना, ठीक है। अब मैं बात कर देता हूँ टाइम मैनेजमेंट की। देखो तुम्हें ना आंसर शीट जो होती है वो 10 मिनट पहले मिलती है, 10 मिनट पहले मिलती है। उसमें पेजेस देखना कि कहीं कोई पेजेस छूटा तो नहीं है, यानी 1 to 28 3 to 28 पेजेस रहते हैं। इनसे स्टार्ट होते हैं, 28 से 30 में खत्म होते हैं, मेरे को ध्यान नहीं है, बट 28 से 30 में खत्म होते हैं।
और हो सकता है टोटल पेजेस यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी हो, 28 या 25 पेजेस ऐसे ही होते हैं। ठीक है, अब तुम्हें करना क्या है, तुम ये चेक कर लिया कि तुम्हारी सारी आंसर शीट सही है, थ्रेड वगैरह निकली तो नहीं है। इसके बाद क्या करना कि तुम अपना रोल नंबर वगैरह भरोगे, उसके बाद तुम फ्री बैठे रहोगे ना। करना क्या, जैसे मैंने क्या किया था, मैंने 5 पेज छोड़ दिए थे ऑब्जेक्टिव्स के। 5 पेज इसलिए क्योंकि कभी कभी ना सॉल्व द फॉलोइंग आ जाता है, उसमें पेजेस ज्यादा लगते हैं, इसलिए मैंने 5 पेज छोड़ा था ऑब्जेक्टिव्स के लिए। उसके बाद मैंने क्या करके रखा था, मैंने इनकम एक्सपेंडिचर बना के रखा था, मैंने बैलेंस शीट बना के रखा था, और मैंने 2 पेज छोड़े थे वर्किंग नोट के लिए कि अगर मान लो ओपनिंग बैलेंस शीट आ गई तो ओपनिंग बना लूंगा, और कोई अदर वर्किंग आ गई तो अदर बना लूंगा। तो मैंने एनपीओ का अकाउंट बनाया पहले, यानी क्वेश्चन 1 के बाद मैंने सीधा क्वेश्चन कौन सा 6 किया, हाँ 6 ही रहता है वो, 6 किया। और उसके बाद 2 पेज छोड़ दिया, दोनों अकाउंट बनाने के बाद एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर और एक बैलेंस शीट बनाने के बाद 2 पेज छोड़ा। उसके बाद मैंने बनाया ट्रेडिंग 1 पेज में, फिर बनाया पीएनएल 1 पेज में, फिर बनाया पार्टनर्स कैपिटल 1 पेज में, और फिर बनाया बैलेंस शीट, और उसके बाद 2 पेज छोड़ा वर्किंग नोट के लिए। उसके बाद मैंने जर्नल बनाए थे, क्यों, क्योंकि मुझे तो पता था जर्नल में करने वालों कंपनी अकाउंट्स का भी और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का भी, तो मैंने जर्नल बना लिए थे। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मेरे को काम नहीं आया क्योंकि मैंने वो अटेम्प्ट नहीं किया था, मैंने एडमिशन किया था आई थिंक, हाँ मैंने एडमिशन ही किया था, तो वो उसमें यूज हो गया क्योंकि जर्नल दोनों में पूछ लिया था, तो उसमें यूज हो। बिल्स में मैं आखिरी में कंफ्यूज हो गया था इसलिए। सो इस प्रकार से मैंने जर्नल वगैरह बनाए। ऊपर में थोड़ी सी स्पेस छोड़ देना कि ताकि इन द बुक्स ऑफ वगैरह कुछ रहा, अकाउंट का नाम रहा, वो सब चीजें तुम लिख लो। और अगर कोई ब्लैंक पेज छूट जाता है, जैसे मान लो मैंने 5 पेज ऑब्जेक्टिव्स के छोड़े थे, मेरे को 4 ही पेज लगे, तो 5वें पेज में मैंने क्रॉस मार दिया था, बस हो गया। टेंशन नहीं लेना, इसमें कोई मार्क्स नहीं जाते। ठीक है, और ट्रस्ट मी मेरे पूरे मतलब सारे कंसेप्ट सही गए थे, सिर्फ मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक्स हुई है, और 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव गलत हुआ, यानी 4 मार्क मेरे कैलकुलेशन में गए और 1 मार्क मेरा ऑब्जेक्टिव में गया। इस प्रकार से मेरे 5 मार्क गए थे, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कैलकुलेटर यूज मत करना तुम लोग। ठीक है, अब ये चीज समझ में आ गई। मैंने जर्नल के बाद कोई अकाउंट नहीं बनाया क्योंकि मैं बनाने वाला था वो बाद में। तो सोचो, मैंने इनकम एक्सपेंडिचर उसके बारे में लिख दिया, पर्टिकुलर्स अमाउंट इनकम एक्सपेंडिचर जो सब रहता है वो सब लिख लिया, इन द बुक्स ऑफ वगैरह छोड़ दिया बाकी स्पेस, और वहां पे ऊपर में हेडिंग दे दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ऐसे करके बैलेंस शीट की दे दिया। यानी इस प्रकार से मैंने ना अकाउंट्स पहले से बना लिए। अब मेरे को बार बार स्केल बनाने की जरूरत नहीं, स्केल उठाने की जरूरत नहीं, और जो अकाउंट बना एकदम नीचे तक के बना दिए कि बार बार स्केल उठाओ, फिर एक बार टुक करोगे, फिर एक बार खींचोगे, फिर एक बार लिखोगे, फिर खींचोगे। इसलिए ये मत कर देना, सीधा नीचे तक के घिस देना, बाद में उसको क्लोज कर देना चीज नीचे से, दैट विल बी इनफ। ठीक है, टाइम इसी प्रकार से बचा सकते हो तुम। और यूजुअली जब तुम्हारा पेपर मान लो 11 बजे शुरू होता है, 2 बजे खत्म होता है, एक्चुअल पेपर तुम्हारा 2 बजे 2:10 में खत्म हो जाएगा। ठीक है, 10 मिनट एक्स्ट्रा देते हैं पहले भी और बाद में। अब कुछ कुछ होते हैं कॉलेजेस जो 5 मिनट पहले आंसर शीट देते हैं, 5 मिनट बाद लेते हैं, मतलब 10 मिनट की जगह 5 मिनट पहले ले लेते हैं। तो थोड़ा सा अपनी स्पीड मेंटेन करके रखना उस चीज में। ठीक है, तो यहाँ पर सब वही लिखा है मैंने कि मैंने कैसे किया था। मैंने अकाउंट्स पहले से बना लिए थे, और बस जैसे ही क्वेश्चन आया मैंने स्टार्ट कर दिया करना, और मेरा फर्स्ट एमए बैलेंस शीट मैच कर गई, दोनों एनपीओ फाइनल अकाउंट, और दोनों ही सही थे क्वेश्चंस। मैंने घर आके चेक किया था तो वो सही निकले थे मेरे। ये आंसर की वगैरह डालते हैं ना यूट्यूब पे, तो वहां से चेक किया था मैंने अमाउंट वगैरह। और यहाँ पे भी सेम वही चीजें लिखी हुई है जो मैंने तुमको समझाया है अभी। ठीक है, और अगेन मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी पेपर हार्ड नहीं आता, कोई कंसेप्ट हार्ड नहीं होते। कुछ लोग होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, और कुछ यूट्यूबर्स भी होते हैं जो इसको हाइप बना के रख देते हैं, जिसके कारण तुम्हें ऐसा लगता होगा यार कि यार सच में हार्ड आता है। नहीं आता यार, सिर्फ बुक प्रैक्टिस करो, उसके बाहर का नहीं करोगे तो भी चलेगा। ऑब्जेक्टिव्स भी बुक से ही आते हैं, बुक के पीछे से ही आते हैं एक्सरसाइज। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन हो तुम्हें, जस्ट आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा आंसर, छोटा सा क्वेश्चन हो बता दूंगा। अगेन मैं एक एडवाइस दूंगा, कैलकुलेटर यूज मत करना। मेरे पास मेरी प्रीलिम की आंसर शीट है, 57 मार्क्स मिले थे मुझे 80 में से, तो वो मैं तुम्हें डिस्कस कर लूंगा। अगर तुम चाहोगे तो मेरे को एक बार बस कमेंट कर देना, मैं एक सेपरेट वीडियोस की बना दूंगा। तो आज की वीडियो यहीं पे हमारी खत्म होती है। वीडियो हो सकता है लंबी तो हो ही गई होगी, तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो जस्ट आस्क मी, ओके। और अगला मेरा एपिसोड रहेगा वो अपन बात करेंगे उसी में, सेकेंड सब्जेक्ट की हमारे, ओके। तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में।